चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज आपको विदेशी सरजमी पर भारतीय संस्कृति के रंग हम दिखाते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों की यात्रा पर हैं और इस दौरान वे अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों में गए हुए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जिन देशों की यात्रा पे गए हैं वहां भारतीय संस्कृति की जड़ें बेहद गहरी देखी गई। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां भारतीय संस्कृति का अद्भुत उत्सव देखने को मिल रहा है। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में पीएम मोदी का ये शानदार स्वागत देखने लायक है। इसमें यहाँ सैकड़ों वर्षों से बरकरार भारतीय संस्कृति और परंपराओं की तस्वीर भी साफ देखी जा सकती है। गुयाना से पहले पीएम मोदी ब्राजील पहुंचे थे, तो अब आपको दिखाते हैं ब्राजील में पीएम मोदी के स्वागत के रंग। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में राम कथा का ये मंचन पीएम मोदी के स्वागत में किया जा रहा है। और इसकी प्रस्तुति यहाँ के रहने वाले जोनस मसेट्टी की टीम कर रही है। ये मंचन इस बात की मिसाल है कि ब्राजील में भी भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों का खास रुझान है। For me, to be mentioned in Mann Ki Baat, it was like the biggest honor I could receive in my life. And also because, as a foreigner, we always have this sense that this is not our tradition. So it was like a token of acceptance of our efforts, our love to this tradition. So it was very meaningful. And actually we are here like it's a way to say thank you to him, you know. ब्राजील में संस्कृत सीखने वाले छात्रों ने वैदिक मंत्रों से पीएम मोदी का अभिनंदन किया। 7 समंदर पार भारतीय ज्ञान संपदा के प्रति लोगों के रुझान को देखकर पीएम मोदी भी काफी अभिभूत दिखे। रियो डी जेनेरियो पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने गरबा, लोक नृत्य, संगीत की प्रस्तुति से पीएम मोदी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने इंतजार में खड़े भारतीयों से भी बड़ी गर्मजोशी से मिले। इस अवसर पर बच्चों ने वंदे मातरम का गान किया तो तमाम लोग मोदी मोदी और भारत माता की जयकार करते दिखे। पीएम मोदी की 5 दिन की विदेश यात्रा का पहला पड़ाव नाइजीरिया था। यहाँ की राजधानी अबुजा में भी पीएम से मिलने के लिए भारतीय लोगों की उत्सुकता देखने लायक थी। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ पीएम का स्वागत किया और उनसे मिलकर झूमते नाचते गाते दिखे। जाहिर है पीएम मोदी जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोगों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ देते हैं। पीएम मोदी ने नाइजीरिया में भी भारतीय समुदाय को संबोधित किया। मोदी मोदी के नारों के बीच लोगों से संवाद किया और लोगों से अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े रहने की अपील की। देखिए साथियों, पैसे कमाइए, नाम कमाइए, जो कमाना है कमाइए, लेकिन कुछ समय योग के लिए भी तो लगाइए। नाइजीरिया से गुयाना तक पीएम मोदी की 3 दिन की यात्रा में संस्कृति और परंपरा के वही रंग देखने को मिले जिनके लिए भारत जाना जाता है। पीएम के सफर से इन देशों के साथ सांस्कृतिक रिश्तों में और इजाफा होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाह, क्या तस्वीरें हैं। भारतीय संस्कृति के रंग यहाँ पर जो देखने को मिले हैं ना, वाकई देख के मजा आया। क्यों? और गार्ड ऑफ ऑनर तो जैसे प्रधानमंत्री को नवाजा गया, मतलब ऐसे शान हमें खुद भी फील होती है। देखिए, हम ये सोचते हैं कि ये कलर सिर्फ इंडिया में ही है, लेकिन असल सही मायने में जो लोग विदेशों में जाके बस जाते हैं वो इन रंगों को समेटे हैं, हमारी संस्कृति को वो समेट के सहेज के रखे हुए हैं। और यकीनन कि उनको तो मौका मिलना चाहिए कि किस तरीके से कला का प्रदर्शन करे वापस से, और वही इंडियन ड्रेसेस और उन्हीं परिधानों में वो लोग हैं। इनफैक्ट जब फॉरेन कंट्रीज कोई भी हमें से जब जाता है तो हमने खुद भी देखा होगा कि वहाँ हमारे फेस्टिवल को हम यहाँ जैसे सेलिब्रेट करते हैं वो लार्जर देन लाइफ वहाँ सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो मिस कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा। आप नोटिस करोगे कि जैसे
हमारे घर में बच्चे इतने उत्साहित होते हैं, एक्साइटेड होते हैं किसी फेस्टिवल को लेकर, वहाँ बड़े होते हैं। और जब मोदी जी को जाते भी हैं तो वहाँ पे जितने भी भारतीय होते हैं, मैंने क्रेज इतना किसी का नहीं देखा जब मोदी जी जाते हैं और वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ वो जाते हैं सबको अपने जैसा बना लेते हैं। अब आपको चलिए कैलाश मानसरोवर से जुड़ी गुड न्यूज बता देते हैं। दरअसल ब्राजील में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर चर्चा की गई है। और देखिए, माना जा रहा है कि दोनों देशों के सुधरते संबंधों के बीच अब एक बार फिर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये वो तस्वीर है जो दो पड़ोसी देशों के बीच सुधरते संबंधों को साफ तौर पर जाहिर कर रही है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर देपसांग और डेपचौक में सेना की वापसी पर अमल होने के बाद दोनों देशों के बीच ब्राजील में पहली हाई लेवल मीटिंग हुई। ब्राजील में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक से जो गुड न्यूज निकलकर सामने आई वो ये कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो सकती है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में कैलाश मानसरोवर यात्रा, सीमा पार नदियों पर डेटा साझा करना, भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें और मीडिया कर्मियों की परस्पर आवाजाही के मुद्दे शामिल रहे। इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पोस्ट में S जयशंकर ने लिखा कि दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में हाल ही में सैनिकों की वापसी में हुई प्रगति पर गौर किया और हमारे दो तरफा संबंधों में अगले कदमों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। वैश्विक स्थिति पर भी चर्चा की। दरअसल चीन में मौजूद भगवान शिव का निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत और 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र मानसरोवर झील भारतीय श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान श्रद्धालु इस पवित्र स्थल का दर्शन करते आ रहे थे, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध हो गए, जिसके चलते ये यात्रा पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। इसके बाद कोरोना महामारी के चलते चीन ने अपने देश में भारतीय नागरिकों की एंट्री पर ही बैन लगा दिया था। चीन ने नेपाल से होकर गुजरने वाले प्राइवेट रूट पर भी सख्त पाबंदियां लगा रखी थी, जिससे भारतीयों के लिए यात्रा पूरी तरह बंद हो गई थी। 2020 के बाद से दोनों देशों के बीच यात्रा शुरू करने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई थी। अब भारत चीन के बीच सुधरते रिश्तों और बातचीत से ये उम्मीद जगी है कि भारतीय श्रद्धालु एक बार फिर से इस पवित्र स्थल का दर्शन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको बद्री विशाल की सवारी दिखाते हैं। बद्रीनाथ धाम से निकली आदिगुरु शंकराचार्य की गद्दी अपने शीतकालीन स्थल नरसिंह मंदिर पहुंच गई है और अब अगले 6 महीने तक इसी मंदिर में बद्री विशाल की पूजा अर्चना होगी। तो चलिए आपको आस्था और भक्ति के वो पल दिखाते हैं जब शंकराचार्य जी की गद्दी नरसिंह मंदिर लाई गई। इस दौरान भक्तों का जोश और उत्साह 7वें आसमान पे नजर आया। उत्तराखंड में पांडुकेश्वर के योग बद्री मंदिर में उद्धव और कुबेर जी को विराजित करने के साथ ही शंकराचार्य जी की गद्दी जब जोशीमठ के नृसिंह मंदिर पहुंची तो भक्ति और आस्था का महा उल्लास दिखाई दिया। परंपरा, विश्वास और रीति रिवाजों का ये संगम खुद में बेहद अनूठा रहा। सनातनी परंपरा में पहाड़ी संस्कृति का समावेश इन सभी मान्यताओं और आस्था को और गहरा बना देता है। तभी तो बद्रीनाथ धाम से अपने शीतकालीन प्रवास के लिए निकली शंकराचार्य जी की गद्दी का लोकगीतों और वेद ऋचाओं की परस्पर गूंज के बीच स्वागत अर्चन हुआ, जिनको नृसिंह मंदिर में उनकी शीतकालीन गद्दी स्थल पर पारंपरिक अनुष्ठानों को निभाते हुए विराजित किया गया। मान्यता है कि जोशीमठ का नृसिंह मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान नृसिंह को शांत रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि नृसिंह भगवान के दर्शन किए बिना भगवान बद्रीनाथ की यात्रा
पूरी नहीं मानी जाती, इसलिए इस मंदिर को नृसिंह बद्री भी कहा जाता है। इस मंदिर में विराजित नृसिंह भगवान की मूर्ति से आदि गुरु शंकराचार्य जी का काफी गहरा संबंध माना गया है। कहते हैं कि शंकराचार्य जी भगवान नृसिंह को अपना इष्ट देव मानते थे, इसलिए इस मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी भी है, जो शीतकालीन प्रवास में बद्रीनाथ मंदिर से निकलकर यहीं अगले 6 महीने विराजते हैं। वहीं दूसरी ओर नृसिंह मंदिर में ही मां लक्ष्मी की भी सामूहिक रूप में विधिवत पूजा अर्चना हुई, जो यहाँ भगवान बद्री विशाल के साथ विराजमान रहती हैं। पौराणिक काल से चली आ रही इस परंपरागत बद्रीनाथ यात्रा का समापन भी तभी होता है जब ठंड का मौसम शुरू होते ही बद्रीनाथ धाम से निकलकर भगवान बद्री विशाल लक्ष्मी जी संग जोशीमठ के इस नृसिंह मंदिर में विराजते हैं। और अब इसी प्राचीन मंदिर में आकर श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन पूजन अगले 6 महीने कर पाएंगे। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लोकतंत्र के उत्सव के रंग हम दिखाते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में आज पोलिंग बूथ पर सितारों का मेला नजर आया। सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, राजकुमार राव, सोनू सूद, मतलब जो भी नाम आपके जहन में आए वो सारे सितारे वोटिंग के लिए पहुंचे। मतलब इन शॉर्ट पूरा बॉलीवुड यहाँ पर पहुंच गया। इस दौरान बॉलीवुड सितारों ने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। देखिए लोकतंत्र के उत्सव में सितारों का स्टारडम, ये तस्वीरें वोटिंग को लेकर फिल्म स्टार्स का उत्साह बयां कर रही हैं। देखिए आप भी। ये देश उनका हक है और ये वोट करना उनका हक है और ये सरकार चुनना भी उन्हीं का हक है। बनता था हक मैं यहाँ के खुद तरीके से वोट। प्रजातंत्र का लोकतंत्र का महोत्सव होता है, इसमें सबको भाग लेना चाहिए। इससे बड़ा एक आजाद देश में इससे बड़ा महोत्सव और किसी चीज का नहीं होता। जिसको चाहते हैं कि वो आना चाहिए, उसे निकल के वोट देना चाहिए। जो हक है वो आज निभाएं, अपने राज्य के लिए अर्पण करें। घर से निकलिए, वोट तो दीजिए कम से कम। वोट की शक्ति को पहचानिए, आप अपने आप को पहचानिए। ये कितना गौरवमयी दिन है। आज महाराष्ट्र की दाबेली आई है। यार तो मजा ही आ गया। वैसे खाने पे डिस्काउंट जब मिलता है ना तो उससे अच्छा डिस्काउंट कोई लगता नहीं। झूठ कपड़ों पर डिस्काउंट वो तो मिलता रहता है। जब खाने पे दिखता है ना डिस्काउंट, फूड स्टॉल पे लिखा होता है 20%, 25% ऑन टोटल फूड बिल। अच्छा, लेकिन आज स्पेशली आप खाने पे डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, भाई दिल्ली और एनसीआर में तो मुझे नहीं दिख रहा कहाँ डिस्काउंट है। ये महाराष्ट्र में आज जब तभी मुझे लगता है अदिति ने दाबेली का मंगाई है। बिल्कुल, ये डिस्काउंट उतार ली। इसको अच्छी भी लगती है एक्चुअली। न्यूज क्या है? एक्चुअली में यही खबर भी है। त्योहारों पर डिस्काउंट तो हम देखते रहते हैं और आज महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहा है, तो अब आपको चुनावी डिस्काउंट की एक तस्वीर दिखाते हैं। ठाणे में एक फूड कॉर्नर ने इलेक्शन ऑफर रखा, मतदान वाली स्याही दिखाई और दही बड़ा, मैंगो श्रीखंड, केसर श्रीखंड और समोसा पर आप भारी डिस्काउंट पाए, ये बताया। So there is a lot of offers on this. This offer, like this initiative we have taken because we want people to go and vote more and also to, enjoy this offer. So please vote, and with the voting, you can just show the ink on your hand and you can just have the offers all the way is yours. चलिए अब आपको कश्मीर लिए चलते हैं। खूबसूरत वादियां दिखाते हैं जहां इन दिनों बर्फ का पहरा है। घाटी की ऊंची ऊंची चोटियों पर बर्फ की चादर बिछ गई है, जिससे पहलगाम समेत कई इलाकों में पारा 0 से नीचे चला गया है। और देखिए इसकी खास बात यह है कि नवंबर के महीने में इतनी बर्फबारी आमतौर पर यहां नहीं होती, लेकिन इस बार यहां बर्फबारी भी खूब हो रही है और जल्द ही घाटी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं।
आसमान से गिरते बर्फ के फाहों ने कश्मीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। पेड़, पत्ते, डाली सब कुछ सफेद हो चुके हैं। रास्तों पर कई फीट बर्फ की मोटी परत बिछ चुकी है, जिसे हटाने के लिए प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। स्नो कटर मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। गाड़ियों से बर्फ हटाई जा रही है ताकि आवाजाही सुचारू रूप से चलती रहे। बर्फबारी और बारिश की वजह से कश्मीर में पहली बार इस सीजन में पारा 0 से नीचे गोता लगा रहा है। ये आलम तब है जब कश्मीर में कड़ाके की सर्दी का महीना अभी आया भी नहीं है। यहाँ दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, जब डल झील भी पूरी तरह जम जाती है। लेकिन इस बार तो नवंबर के महीने में ही कश्मीर के मौसम का मिजाज बदल गया है। पहलगाम में तापमान -3.6 डिग्री दर्ज किया गया। श्रीनगर में सोमवार सीजन की सबसे सर्द रात थी। यहाँ तापमान 0.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी पारा 0 के करीब गोते लगा रहा है। कश्मीर में जो ठंड का सीजन है उसकी शुरुआत में ही बर्फबारी और उसके चलते पूरी घाटी जो है सर्दी की चपेट में है। माइनस टेम्परेचर पहली बार जो है हमें पहलगाम में देखने को मिला, जहां -3.2 तक जो है पारा लुढ़का है। और श्रीनगर की बात करें तो रात का टेम्परेचर 0 के आसपास जो है घूम रहा है, यानी कि आने वाले दिनों में श्रीनगर में भी जो है माइनस टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। और यही जो है टेम्परेचर्स घाटी के बाकी हिस्सों से भी रिकॉर्ड हुए हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग में भी 0 के आसपास टेम्परेचर्स हैं। और हालांकि ये इस तरीके की जो ठंड है वो दिसंबर और जनवरी में देखने को मिलती थी, जब बिल्कुल जो पीक पे होता था ठंड का सीजन। लेकिन इस बार शुरुआत में ही जो है काफी ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। इसके चलते जो अगर आप जो अलग अलग इलाके हैं घाटी के, वहां हालांकि आज धूप खिली है, लेकिन सुबह, शाम और रात में जो है काफी ज्यादा जो ठंड बढ़ गई है। गुलमर्ग और पहलगाम जैसे इलाकों में हालांकि पर्यटक जो हैं इसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए चैलेंज है, क्योंकि ऐसी ठंड जो है उसकी आदत जनवरी में होती थी, दिसंबर में होती थी, लेकिन अब जो है नवंबर में ही जो है ऐसी ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से इसका बंदोबस्त भी जो है लोगों को करना पड़ेगा, यानी कि गर्मी के साधन ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर मौसम विभाग का माने तो ये ठंड जो है बढ़ सकती है, क्योंकि पहाड़ों पे जो बर्फ पड़ी है उससे एक एसी इफेक्ट यानी एक फ्रीजर सा इफेक्ट हुआ है। और जो पहाड़ों पे प्री सीजन काफी हैवी स्नोफॉल देखने को मिला है, जहां कुछ इलाकों में कुछ पहाड़ी इलाकों में 1 से 1.5 फीट तक 2 फीट तक जो है बर्फ पड़ी है। मौसम विभाग के अनुसार घाटी में 24 नवंबर से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के आसार हैं, जिससे ताजा बर्फबारी की नई किस्त की बौछार होगी। जाहिर है घाटी का पारा तब और गिरेगा, जिससे सर्दी समय से पहले ही अपने प्रचंड रूप में आ सकती है। घाटी के मुख्य पर्यटन क्षेत्र सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और गुरेज, जहां पिछले दिनों बारिश के साथ जबरदस्त बर्फबारी भी हुई है। इन इलाकों में बड़ी तादाद में ताजा बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ जाएगी। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए अब बात कर लेते हैं पॉल्यूशन के सॉल्यूशन की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में इन दिनों प्रदूषण का संकट गहराता जा रहा है। घर के बाहर हो या फिर घर के भीतर, प्रदूषण से बचाव बेहद जरूरी है। और इंडोर पोल्यूशन की बात करें तो वो भी तो खतरनाक है। चलिए सीधे प्रोफेसर राजकुमार से समझते हैं कि आखिर घर के भीतर प्रदूषण का तोड़ क्या है। यह है कि अपने घर को सफाई करके रखना है। जैसे कि आप झाड़ू वगैरह देते हैं तो पोछा लगाएं, जिससे क्या होगा कि जो भी पार्टिकुलेट मैटर्स वगैरह होंगे वो नीचे आ जाएंगे, साफ हो जाएंगे। ये रखें। कुछ प्लांट्स आते हैं जो कि प्यूरिफायर का काम करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। वो प्लांट्स घर में रखने की कोशिश करें। खिड़कियों को बंद रखने की कोशिश करें, खुली खिड़कियां रहें। कई दफे आप जो खाना बनाते हैं तो वेंटिलेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, और वेंटिलेशन इतना सुंदर होना चाहिए ताकि खाने का कोई भी चीज छौंक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो बाहर की तरफ जाए, क्योंकि वो नहीं तो अंदर ही रहेगा। कई दफे आप देखेंगे कि घर में सब कुछ अच्छा है, घर बहुत सुंदर है, किचन में जाए उसका एग्जॉस्ट फैन के ऊपर जरा सा आप टच करिएगा तो आपका हाथ पूरा गंदा हो जाता है। कभी इसके बारे में सोचे हैं?
सोचने की बात है। जो माँ बहनें खाना बना रही होती होंगी वो भी तो उसी तरह का एग्जॉस्ट फैन की तरह इनहेल कर रही होंगी, तो उनका क्या हाल होता होगा। तो अच्छा एग्जॉस्ट फैन रखने की तरीका है, किचन को साफ रखने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से कारपेट्स होते हैं, कारपेट्स के अंदर बहुत सारे हाउस डस्ट माइट भी हो सकते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स भी अंदर हो सकते हैं। बल्कि मैं तो सुझाव दूंगा कि कारपेटिंग ना करें, सिंपल अगर फर्श रहे, फर्श की सफाई रखें तो उससे हम लोग बच सकते हैं। दिल्ली की धुंध भरी आबो हवा के बीच घर के बाहर मास्क तो घर के अंदर एयर प्योरीफायर्स का इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि इनके इस्तेमाल से आप अपना काफी हद तक बचाव कर सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर भी आप जहरीली हवा के असर से खुद को बचा सकते हैं। आइए डॉक्टर से जानते हैं सेहतमंद रहने के कुछ घरेलू नुस्खे। पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है जिससे हम बच नहीं सकते। घरेलू नुस्खों में तो पहला नुस्खा यही है, घर में ज्यादा रहें, मास्क लगा के घर में भी रहें और पौष्टिक आहार खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। बाहर जाके ये बिल्कुल ना करें। घर में श्वासासन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये सब कर सकते हैं आप, लेकिन बाहर जाके दौड़ना या बाहर जाके विग्रस एक्सरसाइज करना है, जिम जाना है, ये अभी अवॉइड करना है। जहाँ तक घरेलू नुस्खों की हम बात करते हैं, उसमें हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, किसी हद तक एंटी एलर्जिक भी है वो। इसके अलावा किशमिश खाइए, अखरोट खाइए, बादाम खाइए, मुनक्का खाइए, कब्ज मत होने दीजिए। नाक को बार बार धोइए, घर से आने के बाद नाक को जरूर धोइए। गले में कुल्ली करिए, गरारा करिए, गार्गल्स जिसको कहते हैं, और खांसने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है गले में इरिटेशन है तो जो भी बलगम है उसको खांस कर बाहर निकालिए। ऐसी कोई दवा लोग होम रेमेडीज ऐसी ट्राई करते हैं जो कफ सप्रेसेंट्स हैं, जिसमें कोडीन होता है, वो नहीं लीजिए। ऐसे सिरप्स लीजिए जो बलगम को पतला करते हैं, ब्रोमहेक्सिन है उसमें, और ऐसे कफ सिरप्स आते हैं जिनको हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं, वो बलगम को पतला करके बाहर निकालते हैं। लेकिन जो खांसी के आमतौर पर शरबत कहलाते हैं, वो केमिस्ट से लोग ले आते हैं कि खांसी हो रही है, खांसी ठीक करने का शरबत दे दो, वो नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा मैंने हल्दी वाला दूध बताया। इसमें मैं ये देख रहा हूँ आजकल के अर्जुन की छाल का पानी पीना भी एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। वो एक तरह का डायबिटिक भी है, कंजेशन को ठीक करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। साथ साथ आप अपने खाने में मिर्च, मसाले और चिकनाई इसको अवॉइड करें। बच्चों को भी बताइए कि आइसक्रीम ना खाएं इस मौसम में, एसी बिल्कुल मत चलाइए और मुंह ढककर सोइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खुले मुंह से सोना, पूरी खिड़की रात भर खोल के सोना, पूरा पोल्यूशन अंदर आ जाता है। दिन के टाइम खिड़की खोलिए 12 बजे के बाद और 5 बजे बंद कर दीजिए। और अब आपको इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के रंग दिखाते हैं। यहाँ एक स्टॉल काफी पसंद किया जा रहा है जो खान पान का है, उसके स्वाद से जुड़ा है, सेहतमंद रखने का वादा करता है। दरअसल एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के ट्रेड फेयर में एक अनोखा जायका पेश किया है। और इस स्टॉल पर मखाने से बनी कई लजीज चीजें आपको मिल जाएंगी, जिसका स्वाद लेने के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं। तो चलिए आपको भी लिए चलते हैं ट्रेड फेयर में लगे इस खास फूड स्टॉल पर। तो नौकरी छोड़ के, हमारी टीम में सारे हम टेक्नोक्रेट्स हैं और हम लोगों ने नौकरी छोड़ के ये स्टार्टअप लिया। तो हम नॉर्थ इंडियंस जो हमारे देश के लोग हैं उनको मैसेज देना चाहते हैं कि स्टार्टअप भी एक जरिया है और एक कम्युनिटी होना चाहिए हमारे देश में जो नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला हो। आत्मनिर्भर बनो और दूसरों को भी बनाओ, यही सोच है MBA फूड टेक्नोलॉजिस्ट श्रवण की, जो मखाना से बने 22 सुपर फूड्स का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो MBA चाय वाला तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन श्रवण MBA मखाना वाले हैं। फास्ट फूड को सुपर फूड में कैसे बदला जाए, इसकी एक टेक्निक ट्रेड फेयर में दरभंगा से श्रवण जी दिल्ली लेकर आ गए हैं। और जो भी आप फास्ट फूड के बारे में सोचते हैं, उन सभी फास्ट फूड को इन्होंने सुपर फूड में कन्वर्ट किया है, उसका बेस मखाना को लेकर। जितनी भी चीजें आप सोच सकते हैं वो सब यहाँ पर मखाने से बनती हैं, चाहे वो डोसा हो, इडली हो, खीर हो, कुल्फी हो, वो सब की सब चीजें यहाँ पर
मखाने से श्रवण जी तैयार कर रहे हैं। कभी अडानी विल्मर के मुलाजिम रहे दरभंगा निवासी श्रवण का आज फूड टेक्नोलॉजिस्ट MBA मखाने वाले नाम से स्टार्टअप है, जिसकी दिल्ली के ट्रेड फेयर में आजकल खूब चर्चा है। हमारे जो गुजराती भाई बहन हैं, उनके लिए हमने मखाना ढोकला बनाया। खाना का ढोकला ही बना दिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। पूरा ना मान जाए गुजराती। मखाना कुल्फी, बच्चों को कुल्फी बहुत पसंद है, इसलिए हमने मखाने की। देखिए यहाँ सामने भी पेश है आपके मखाना कुल्फी है। दरअसल ट्रेड फेयर में श्रवण ने अपने होम टाउन प्रोडक्ट मखाना को शोकेस किया है। अब जब श्रवण का ये कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर फूड स्वाद के साथ सेहतमंद भी है, तो फूड कॉर्नर लोगों के लिए तो खास होना ही था। हेल्दी है ना, मखाने वाला जो होता है डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, और इसका टेस्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है, जो हमने दिल्ली में खाया ही नहीं है। आज फूड वही सुपर है जो स्वाद के साथ हेल्दी भी हो, लेकिन ये भी कड़वा सच है कि देश की ज्यादातर आबादी जंक और फास्ट फूड की गिरफ्त में है। बस इसलिए ही श्रवण जंक फूड और सुपर फूड बनाने का यूनिक आइडिया लेकर आए। इस स्टार्टअप से श्रवण न केवल दरभंगा में मखाना बनाने वाले किसानों को रोजगार दे रहे, बल्कि देश विदेश के फूड मार्केट में फूड टेक्नोलॉजिस्ट MBA मखाने वाले स्टार्टअप को भी फैलाने का उनका सपना है। MBA मखाना वाला के नाम से ये आगे बढ़ रहे हैं, और उम्मीद यही कि जिस तरह के दावे और वादे कर रहे हैं कि जंक फूड को सुपर फूड में बदलना है, अब जब लोग बाहर जाएं तो कम से कम उन्हें अपनी सेहत की चिंता ना हो, क्योंकि ऐसे मखाने की तमाम डिशेस ये उपलब्ध करवा रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। कि अब जो बात मैं कहने जा रही हूँ ना, उससे बहुत लोग रिलेट करेंगे, और वो ये कि कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। और अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। जो लोग अपनी काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, अक्सर वही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। बिल्कुल, देखिए ये ना पूछना जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। देखिए, मौसम कैसा भी हो, हालात कैसे भी हो, एक चीज जो हमेशा आपका साथ देती है वो है चाय। तो कल आइएगा, साथ में चाय पीने।